मॉर्निंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को भारतीय कृषि पर चर्चा करेंगे। शुरू से आज तक हमारा जो है कृषि कैसे आगे बढ़ा और वर्तमान इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है और आज से पहले अधिकांश लोग लगभग 80% कृषि पर आश्रित थे। समय के साथ कृषि पर जनसंख्या का दबाव घटता गया है और जो लोग इस क्षेत्र से विस्थापित हुए, चाहे वह द्वितीयक में या तृतीयक में कार्यरत है, आज कृषि पर आश्रितों की संख्या 60% से कुछ ज्यादा रह गया है। एक समय था जब देश के जीडीपी में 1960 के दशक में 40% इसकी भागीदारी होती थी, जो आज घटकर 14% पर आ गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? उत्पादन नहीं घटा, उत्पादन बढ़ा, लेकिन इसके उत्पाद के जो मूल्य है अन्य क्षेत्रकों की तुलना में कम है। बहुत सारे लोग कृषि से उदासीन हो रहे हैं, इसलिए कि जो उनको लागत लगता है, मेहनत लगता है, रिटर्न नहीं मिलता। इसीलिए जो कृषि क्षेत्र में जो जुड़े हुए थे, उनसे कुछ लोग अलग हटकर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चले गए। यह एक चिंता का विषय है, जो कि इसी क्षेत्र से समूह का भरण पोषण होता है, लेकिन कृषि के प्रति लोगों का झुकाव अन्य क्षेत्रकों की तुलना में घटता जा रहा है। फिर भी खेती से लोग आज भी जुड़े हुए हैं और सभी क्षेत्रों की तुलना में आज भी ज्यादा है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि कृषि क्या है। कृषि जो है खेत से जुड़ा हुआ क्रिया है। इसमें खेत की जोताई, कोड़ाई और फसल उगाना तथा पशुपालन करने की प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। आज कृषि के बृहद जानकारी के लिए हम लोग भारतीय कृषि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृषि को कई भागों में बांटा गया है। कृषि के कई प्रकार हैं और यह प्रकार जो है आदि काल से आधुनिक काल के बीच में परिवर्तन हुए हैं। पहला जो कृषि के प्रकार है वह प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि।
प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, यह उस समय की कृषि है जब किसी प्रकार की आधुनिक प्रगति नहीं हुई थी और किसी तरह जीवन निर्वाह करने के मकसद से खेती की जाती थी। इसमें कोई आधुनिक कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक, बीज सबका प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि यह कृषि प्रकृति पर आश्रित होता था। आबादी कम थी, क्षेत्रफल ज्यादा था, थोड़ा बहुत भी अगर फसल उग जाता था तो लोगों का भरण पोषण हो जाता था। लेकिन आज अगर उस तरह से खेती किया जाए तो बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण मुश्किल है। इसलिए समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आए। कृषि करने के तौर तरीकों में अंतर आया है। तो प्रारंभिक कृषि साधारण तरीके से किसी तरह जो है बिचड़े छींट दिए जाते थे और वर्षा होती थी, कुछ फसल उगाते थे और उसी से काम चलता था। इस कृषि को विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। ऐसे मोटे तौर पर हम लोग इसे झूम खेती करते हैं। इसका तरीका बड़ा सरल है। इसमें लोग पेड़ पौधे, झाड़ झुरमुट, घास पात को काटकर जला देते थे और जलाने के बाद खेत में उसे छींट दी जाती थी और उसके बाद छोटा मोटा औजार से जो उस समय थी थोड़ा बहुत कोड़ दी जाती थी और बिचड़े छींट जाने के बाद वर्षा जब होती थी कुछ फसल उग जाते थे और थोड़ा बहुत अन्न उपजता था। इस प्रकार की कृषि ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती थी। आज भी जैसे ब्राजील और भारत के विशेष उत्तरी पूर्वी राज्य में इस प्रकार खेती कुछ की जाती है। इसमें दोष यह है कि बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वर्तमान सरकार जो है इस पर रोक लगाती है। लेकिन फिर भी कुछ जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ को छूट दी गई है कि काटने जलाने के बाद भी नेचुरली पेड़ पौधे वहाँ पर उगाते हैं। तो पहाड़ी इलाकों और जंगली इलाकों में कुछ छूट दी गई है। इसके बाद दूसरा है गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन जीवन निर्वाह कृषि बढ़ती जनसंख्या की भरपाई के लिए विशेषकर विकासशील देशों में जहां पर काफी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसकी भरपाई के लिए हम गहन जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। इसमें क्या है कि प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है और उसमें श्रम का उपयोग ज्यादा की जाती है, सिंचाई ज्यादा की जाती है और रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जिससे प्रति इकाई उत्पादन जो है ज्यादा होता है। लेकिन मकसद क्या है? जीवन निर्वाह करना।
इसमें यह मकसद नहीं है कि इस उत्पाद को हम व्यापार करें, मकसद है पेट भरना। इसे नाम है गहन जीवन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। पेट भरने के लिए, भरण पोषण करने के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत वैसे देश आते हैं जहाँ की आबादी ज्यादा है, समय के अनुसार खेत बढ़ते जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है, तो भरपाई करने के लिए ये लोग गहन खेती करते हैं और अधिकतम उत्पादन लेने का जो भी तरीका है उन सबों का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जिनके उत्पाद खाने से ज्यादा होता है, तो इससे हम अधिशेष कहते हैं, और इसी अधिशेष को लोग बाजार में या वर्तमान में जो FCI है पैक्स के माध्यम से बेचते हैं। तीसरा वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक कृषि वाणिज्यिक कृषि में मकसद है व्यापार करना। तो विकसित देशों में जहाँ की आबादी कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उन भागों में जो खेती की जाती है, विस्तृत खेती की जाती है, एक्सटेंसिव, बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन कम होता है, लेकिन कुल उत्पादन ज्यादा होता है। और जीवन निर्वाह में क्या है कि प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है और कुल उत्पादन कम होते हैं। यहाँ का मकसद है पेट भरना, उसका मकसद है व्यापार करना। तो बड़े बड़े फार्म में खेती की जाती है, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। इन सब देशों की आबादी कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो बड़े बड़े फार्म में बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगाकर आधुनिक खेती की जाती है, और जो उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उसके अधिकांश हिस्सा को बेच दी जाती है। इस तरह वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हम कोई भी फसल को शामिल कर सकते हैं, जिसका मकसद व्यापार करना है। अब मान लीजिए कि भारत में चावल की खेती, तो कहा जाता है कि चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 9 के बराबर होती है, इसलिए कि जो देश चावल का उत्पादन करते हैं वही लोग इसके उपभोक्ता होते हैं। लेकिन अगर उत्पादन करते हैं उपभोक्ता अगर ना है तो उसको व्यापार करें। जैसे पंजाब हरियाणा में लोग रोटी खाते हैं, अगर वह चावल का उत्पादन करेंगे तो वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा। उसी तरह विश्व में जो भी फसलें व्यापार करने के मकसद से की जाती है उन सबों को हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत
बागायती खेती को भी शामिल किया गया है। इसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो कि एक बार खेती करने के बाद कई साल हम उससे उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे केला, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। और इन सबों के जो उत्पाद होते हैं उसका मुख्य मकसद व्यापार होता है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर जो भी खेती की जाती है लगभग सबों का मकसद व्यापार करना होता है। इस तरह से भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया: प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप सस्य प्रारूप खेती के कितने मौसम होते हैं। तो सस्य प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ फसल, दूसरा है रबी, तीसरा है जायद, तो सस्य प्रारूप को 3 वर्गों में बांटा गया: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो यह कृषि के मौसम है। 3 तरह के खेती के मौसम है। खरीफ फसल कहता है कि बरसात के मौसम में, जो गर्मी का मौसम होता है, तो बरसात के मौसम में जो जो फसल लगाई जाती है उन सबको हम खरीफ फसल में शामिल करते हैं। जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कई तरह के ऐसे जो हैं जो कि बरसात के मौसम में लगाई जाती है, उन सबों को हम खरीफ फसल में शामिल करते हैं। दूसरा है कि रबी फसल, बरसात के बाद जाड़ों में, तो जाड़ों में रबी की फसल लगाई जाती है। इसमें चना है, मसूर है, खेसारी है, गेहूं है, जो भी जो जाड़े के मौसम लगाए जाते हैं उन सबों को हम रबी फसल में शामिल करते हैं। और तीसरा है जायद फसल। तो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में, जिसे हम गर्मा फसल भी कहते हैं, और इसकी खेती सीमित पैमाने पर की जाती है, इसलिए कि सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होता है। इसलिए गांव के आसपास कुछ सब्जी की खेती, कुछ जिनोरा, कुछ मक्का, इस टाइप के फसल लोग लगाते हैं
लेकिन छोटे पैमाने पर। और इन सबों को हम जायद फसल के नाम जानते हैं। तो यहाँ पर हम कृषि के प्रकार और शस्य प्रारूप के बारे में पढ़े। तो कृषि के प्रकार भी 3 हैं और शस्य प्रारूप भी 3। अब भारत में जो है मुख्य फसलें कौन कौन फसल की खेती की जाती है, उसका हम संक्षिप्त अध्ययन करें। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे फसल हैं जहाँ पर की जाती है, इसलिए कि क्षेत्रफल ज़्यादा है, कई तरह की यहाँ मिट्टियाँ हैं, कई तरह के जलवायु हैं। इतनी विविधता के बावजूद संभव है कि हम कई तरह की खेती यहाँ करते हैं। तो कुछ प्रमुख फसलों के बारे में हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की मुख्य खाद्यान्न जो है वह चावल और गेहूं है। अधिकांश लोग इन्हीं 2 पेट भरने के लिए चावल और गेहूं का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम चावल और गेहूं के उत्पादन किन किन भागों में होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है चावल। मुख्य फसलें चावल। भारत के मैदानी इलाका, विशेषकर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिण भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भाग मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती करने के लिए सिंचाई जल की आवश्यकता ज्यादा होता है। इसीलिए बरसात के मौसम में, हम गर्मी के मौसम में भी चावल की खेती कर सकते हैं, बशर्ते कि समुचित सिंचाई की व्यवस्था हो, लेकिन संभव नहीं है। इसीलिए बरसात के मौसम में भारत के मैदानी भागों में चावल की खेती की जाती है। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है और 100 सीएम से ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। अब जिन जिन इलाकों में यह सुविधा उपलब्ध है उन भागों में चावल की खेती की जाती है। इसके लिए समतल भूमि और ह्यूमस युक्त उर्वरा भूमि कर सकता है। अगर समतल भूमि नहीं होगी तो खेत में जो जल की स्थिरता जो है वह बाधित होगा। इसलिए भूमि समतल चाहिए कि चारों दिशा में, खेत के हर कोने में जल का जो वितरण है समान रूप से, तो उसके लिए मैदानी इलाका उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो है चावल के उत्पादक राज्य हैं। और चीन के बाद चावल खेती यहाँ अधिकतम होती है। और
अधिकांश लोग चावल के प्रेमी भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो चावल उपजाता है वही उसको खाता भी है। मान उत्पादक उपभोक्ता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न के बराबर होती है। और दूसरा खाद्यान्न है गेहूं। गेहूं एक रबी फसल है जो जाड़े के मौसम में लगाई जाती है। इसे लगाने के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पकने के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये भी मैदानी भागों में ही खेती की जाती है, लेकिन विशेषकर पंजाब हरियाणा का जो इलाका है वहाँ पर गेहूं खेती ज़्यादा होती है। इसे 50 से 75 के बीच में अगर वर्षा होती है, उन भागों में गेहूं खेती की जाती है। दोमट मिट्टी इसके लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी हल्की होनी चाहिए, इसलिए जो दियारा इलाका होता है जिसमें दोमट मिट्टी मिलता है वहाँ पर गेहूं खेती की जाती है। तो पंजाब हरियाणा में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, इन भागों में भी गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन पंजाब की तुलना में कम होती है। तो ये दो फसल जो है चावल और गेहूं यहाँ का मुख्य खाद्यान्न है और भरण पोषण का मुख्य जरिया है। इसके अलावा मोटे अनाज, तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी को शामिल किया जाता है। तो जहाँ पर भूमि कुछ अनुर्वर है, वर्षा कम होती है, उन भागों में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो चावल गेहूं के बाद मोटे अनाज में हो गया ज्वार, बाजरा और रागी। ये विशेषकर उन भागों में जहाँ की भूमि कुछ कम उपजाऊ है वहाँ पर इस प्रकार खेती की जाती है। और यह मुख्य रूप से खरीफ फसल है। अब खाद्यान्न के बाद अखाद्य फसल, जिसको खाने में उपयोग नहीं किया जाता बल्कि दूसरे कार्यों में हम उपयोग करते हैं, जिसमें रबर, कपास और जूट, ये तीन ऐसे फसल हैं जो अखाद्य फसल है। तो रबर की खेती उष्ण और उपोष्ण और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है उन भागों में की जाती है। इसमें केरल, तमिलनाडु विशेष रूप से रबर के उत्पादक राज्य हैं, जिसे कई तरह के जो है इंडस्ट्री में इनका उपयोग होता है। दूसरा है कपास, रेशेदार फसल है, जिससे कई तरह के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो भारत के पश्चिमी हिस्से, विशेषकर वह इलाका जो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्य जो है शामिल है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
और कपास की खेती करने के लिए कम से कम साल में 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। अगर इससे कम अवधि में अगर पाला गिर जाता है तो कपास का जो फूल होता है गंदे हो जाते हैं। इसीलिए पाला रहित इलाका ज़्यादा अनुकूल माने जाते हैं और रुई जो है काफ़ी साफ है। आज कपास उत्पादन में पश्चिम के राज्य जो हैं, जो काली मिट्टी वाला इलाका है, वहाँ पर उत्तम किस्म के कपास उगाए जाते हैं। इसके अलावा छिटपुट रूप से अन्य राज्यों में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कुछ आंशिक रूप से कपास खेती जाती है। पटसन जिससे टाट बनता है, बोरियां बनती है, रस्सी बनती है। तो जूट के उत्पादन के लिए समतल भूमि, उर्वरा भूमि और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है उन भागों में जूट की खेती की जाती है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी जिले, इसमें पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इन सब जिलों में जूट की खेती होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जूट उद्योग की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। जूट की मांग घट रही है, इसलिए कि प्लास्टिक के युग में प्रतिस्पर्धा में वह पिछड़ रहा है। जूट से बने उत्पाद का मूल्य प्लास्टिक उत्पाद की तुलना में ज़्यादा होते हैं। सरकार बहुत प्रयास की कि इस उद्योग का उत्थान हो। कुछ नियम बने भी थे कि खाद्य पदार्थ जो हैं वो जूट की बोरी में ही रखा जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो जूट उत्पादन विशेषकर पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में ज़्यादा इसके उद्योग चलते हैं। खाद्य फसलें, इसके बाद है तिलहनी फसल। तो तिलहनी फसल में सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी और बादाम। तो भारत दलहनी के उत्पादन में अग्रणी देश है और इसके उपभोक्ता भी है। दाल की बहुत ज्यादा खपत है और यह रबी फसल है जो कम वर्षा वाले इलाके, उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सभी राज्यों में छिटपुट रूप से दालें होती हैं। तो दलहनी में एक रहड़ है जो कि तैयार होने में 7-8 महीने लगते हैं। जिसमें रहड़ की खेती की जाती है उसमें दूसरा फसल नहीं होता है। तो दलहनी फसल कुछ खरीफ में भी आते हैं और कुछ रबी में भी आते हैं। जैसे उड़द है, मूंग है, कुर्थी है, इस सबको खरीफ में शामिल किया गया। और मसूर है, खेसारी है, चना है, ये सब रबी में। तो दलहनी फसल और दलहनी के बाद पेय फसल है। तो पेय फसल में चाय,
और कॉफी। तो चाय का उत्पादन और कॉफी का उत्पादन, तो कॉफी का उत्पादन तो सीमित मात्रा में होती है, लेकिन चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अंग्रेजों के आने के बाद उन्हीं लोगों के प्रयास से भारत में चाय के बागान लगाए। तो चाय की खेती उन भागों में की जाती है जहां पर जल निकासी आसानी से हो सके और सालों भर लगभग जल की फुहारा माने वर्षा हो, ताकि चाय की पत्तियां हरा भरा रहे। तो भारत के उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं चाय खेती के अनुकूल माने जाते हैं, विशेषकर असम और बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के पहाड़ी इलाका। तो असम और दार्जिलिंग के चाय जो है उत्तम किस्म मानी जाती है और वहां पर चाय खेती करने के अनुकूल भौगोलिक अवस्था भी है और क्लाइमेट भी। पहाड़ी इलाका है, आसानी से जल निकास हो जाती है और अधिकतम वर्षा भी होती है, जो उसकी खेती को बढ़ावा देता है। इसके अलावा दक्षिण के राज्य तमिलनाडु और केरल में भी सीमित पैमाने पर चाय खेती की जाती है। इसके बाद हिमाचल उत्तराखंड में भी कुछ चाय खेती की जाती है, लेकिन चाय का जब कोई नाम लेता है तो असम और दार्जिलिंग का याद आता है, इसलिए कि असम और दार्जिलिंग में चाय की खेती मुख्य खेती है और वहाँ के अधिकांश लोग चाय की खेती जुड़े हैं। इसमें मानव श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए कि पत्ती को तोड़ना और उसको चाय के रूप दे लेना श्रम का ज़्यादा होती है। तो श्रम युक्त खेती से हम कर सकते हैं। चाय के बाद पेय पदार्थ में आता है कॉफी का नाम आता है। हमारे यहाँ अरेबिक कॉफी की खेती होती है जो उत्तम कोटि का माना जाता है। तो दक्षिण भारत में नीलगिरी के पहाड़ी जहां पर कॉफी की खेती करने के लिए अनुकूल मानी जाती है और उत्तम किस्म के कॉफी खेती की जाती है। इस तरह से भारतीय कृषि के अंतर्गत कुछ बागानी खेती को हम शामिल करते हैं। तो बागानी खेती में सब्जी की खेती और फल की खेती को हम शामिल करते हैं। तो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरह के फल उगाए जाते हैं। सब्जियां भी मिली जुली वैसी ही होती है, इसलिए कि जलवायु और भूमि में काफी विविधता है। उत्तरी और पश्चिमी राज्य, इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल का अगर नाम लिया जाए, सेव का याद आता है कि सेव की खेती जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बड़े पैमाने की जाती है और वहां के लोगों का मुख्य जीविका का साधन है। अंगूर की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक जिला का नाम आता है। संतरे की बात करें
तो नागपुर का नाम आता है। लीची का नाम ले तो बिहार के मुजफ्फरपुर का नाम आता है। और आम का नाम तो बंगाल का नाम आता है। केला का नाम भूसावल का नाम आता है। इस तरह से विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह के फल उगाए जाते हैं। तो फल और सब्जी की खेती को हम बागानी खेती के अंतर्गत शामिल करते हैं। इधर कुछ लोग आमदनी को बढ़ाने के ख्याल से औषधीय पौधों की खेती पर भी बल दे रहे हैं, जिससे कुछ औषधि बनाए जाते हैं और इसका रिटर्न जो है ज्यादा मिलता है। तो अगले क्लास में हम संस्थागत विकास और खाद्य सुरक्षा से जुड़े बातों पर चर्चा करेंगे। आज पार्ट 1 का हिस्सा जो है इतना ही। आगे अगले क्लास में कृषि को बढ़ाएंगे। थैंक यू।